नमस्कार साथियों, राजपूत पर आपका स्वागत है। साथियों, लोग आगरा आते हैं तो ताजमहल के लिए आते होंगे, आगरा आते होंगे तो आगरा के किले के लिए आते होंगे। कुछ लोग आगरा आते हैं पेठे के लिए। मैं आगरा आया कल रात में, जैसा मैंने आपसे बताया था, और एक मेरे बहुत करीबी मित्र हैं, जानने वाले हैं, उनके यहाँ भी शादी है, उसके सिलसिले में। तो आगरा आने के बाद अलग अलग लोगों की अलग अलग जगह होती है। आगरा आइए और सोबरन सिंह से ना मिलिए तो भी इसका मतलब आपने बहुजन मूवमेंट को नहीं पढ़ा, बहुजन राजनीति को नहीं जाना। बहुजन राजनीति में काशीराम का समय, काशीराम का बीएसपी का समय, बामसेव का समय, डीएस फोर्ड का समय, ये सब इकट्ठा कीजिए तो सारी यादें, बहुजन संगठक हो, करोल बाग का ऑफिस हो, चंडीगढ़ का कार्यक्रम हो, आगरा का कैडर कैंप हो, तो अगर सोबरन सिंह को आपने नहीं पढ़ा तो आपने समझिए किसी को नहीं पढ़ा। तो मैं इस वक्त अपने होटल से निकला और सोबरन सिंह जी के पास चल के आया। सोबरन सिंह जी से मेरी इतनी देर से बात हो रही थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनकी यादें, इनकी बातें और इनकी शिक्षा, वैसे भी बहुजन पाठशाला चलाते हैं, बहुजन के एक तरह से प्रोफेसर हैं, तो वो प्रोफेसर अपनी पाठशाला में जो छात्रों को पढ़ाते हैं, लिखित में पढ़ाते हैं, तमाम लिखते रहते हैं, पुरानी पुरानी बहुजन संगठक डालते रहते हैं। आज हम उनके साथ हैं। इस 1.5 मिनट में मैंने जो आपसे संबोधन किया, इसके अलावा आगे की बात सोबरन सिंह जी से, और हर मुद्दे पे, हर इशू पे। सोबरन जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पे। धन्यवाद कासिम भाई आपका। और मुझे अच्छा लगा कि आप पुरानी जानकारियों के सिलसिले में उससे राजपथ के माध्यम से बातचीत हो रही है। राजपथ का भी शुक्रिया। जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि बहुजन समाज जो काशीराम बनाना चाहते थे और उन्होंने बना के दिखाया भी, तो बहुजन समाज कल, आज और कल कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम ऐसे देखते हैं कि मानवर कांसीराम साहब ने जिस दिन पार्टी बनाई थी 14 अप्रैल 1984 को, उसी दिन हम लोगों को आगाह कर दिया था कि पार्टी तो कोई भी बना सकता, पार्टी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है बहुजन समाज बनाना। हमको बहुजन समाज बनाना होगा। और जिस दिन हमने 51% बहुजन समाज बना लिया, उस दिन हमारी बीएसपी जेडब्ल्यूपी हो जाएगी, जीतने वाली पार्टी हो जाएगी। JWP। इसे जेडब्ल्यूपी, आप जीतने वाली। दर्शकों ये शब्द आप याद रखिएगा, BSP JWP, जीतने वाली पार्टी। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी को कहा जाने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह जीत जाती है, जबकि उसके पास उतना वोट नहीं है, बहुजन समाज की तरह 51% नहीं। जी ये मानवर कांशीराम साहब के शुरुआत के दौर में तमाम पत्रकार पूछते थे कि आप मुख्यधारा से अलग चल रहे हैं, तो कांशीराम साहब कहते थे कि असली मुख्यधारा तो हम ही हैं, और लोग छिटपुट हैं। हम मतलब 85% आबादी वाले लोग मुख्यधारा हुए, आप कैसे कहते हैं अलग थलग हैं। और 15% जो होते हैं, तो आज 15% पे तो जमानत नहीं बच सकती है चुनाव में। ये हमारी नालायकी का फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं, और धन्ना सेठों के धन बल पर और मीडिया के प्रभाव से ये सरकारें बन रही हैं। और सरकारी मशीनरी, धन्ना सेठों का धन बल, ये सब हटा दिए जाए, साम दाम दंड भेद, तो इनकी जमानत बचाने तक की औकात नहीं है। जो आज 4-5 पार्टियां राष्ट्रीय बनाए हुए हैं, राष्ट्रीय पार्टियों का इनका दर्जा छिन जाएगा। लोग कहते हैं बसपा का दर्जा खतरे में, बसपा का दर्जा खतरे में। बसपा का दर्जा कहीं खतरे में नहीं है। किसी की औकात नहीं है जो मतलब मान्यता भी प्राप्त कर सके। ये सब साम दाम भेड़ तिकड़म का चल रहा है। जब से देश आज़ाद हुआ है, हमेशा तिकड़म से सरकारें बनती रही हैं, और आज भी बन रही हैं। सवाल ये है कि बहुजन समाज को आपने जो देखा, आपने काशीराम के साथ काम किया, युवा थे, 24-25 साल आपकी उम्र रही होगी, शायद इससे भी कम, जब आप उनके साथ जुड़ गए, तो आपने देखा कि उन्होंने 10 आदमी 20 आदमी इकट्ठा करके जो एक कारवां शुरू किया, वो पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मतलब आप समझिए कि मुझे जब मैं अभी जम्मू गया तो मैंने देखा कि जम्मू में बहुजन समाज पार्टी कितनी मजबूत थी, 4-4 विधायक थे। अंडमान निकोबार में आपका ऑफिस है, लक्षद्वीप में आपका ऑफिस है बहुजन समाज पार्टी का, तो वहाँ तक पहुँचा दिया।
आप क्या देखते हैं कि ये अचानक इस कारवां पे रोक सी कैसे लग गई? ये मतलब ये बढ़ता हुआ कारवां ठहर सा क्यों गया, या यूँ कहिए कि जब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि अगर इसको बढ़ा ना पाना तो पीछे भी मत ले जाना, तो पीछे की ओर कौन ले जा रहा है इसे? देखिए, ये ठहर सा नहीं गया है। दरअसल हमारे पास संसाधनों की कमी है, उस वजह से मालूम पड़ता है। और हम अपनी बात, जैसे अभी हमारी आपकी बात हो रही थी, क्या कहते हैं, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन बात हो रही थी। जी, जी। तो हम अब कह रहे थे कि मतलब जैसे हम लिखते हैं तो वो बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाता, चुनिंदा लोगों तक पहुंच पाता है। हुँ, इनके पास संसाधन है, अगर हमारे पास भी संसाधन हो, हम लिखें तो हम लिखते हैं तो हजारों लोगों तक पहुंच पाता है, और अगर हमारे पास संसाधन हो तो लाखों लोग तक पहुंच सकती है बात। हुँ, तो हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है। दरअसल बहुजन बहुजनों को एहसान नहीं हो पा रहा है कि हम इस देश में गुलाम हैं। और जब उनको एहसास होगा, शुरुआत में बहुजन संकट निकलता था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पिताजी के साथ एक रतन सिंह जी काम करते थे। जी। तो पिताजी से बहुजन समाज की बातें करते थे, तो हुँ, और बहन जी की और साहब की बातें करते थे। तो हुँ, पिताजी ने कहा कि आप रतन सिंह जी, बहन जी और साहब की बातें करते रहते हो, हुँ, कभी मिलवाओ। वो उसी दिन लंच में मिलवा लाए, हुँ, कश्मीरी कार्यालय में मिलवाया। हुँ, तो मेरे पिताजी ने बात रखी कि आपके पेपर में अन्याय अत्याचार की खबरें होती हैं और तो कुछ होता नहीं है। हुँ, तो मनमोहन कांशीराम साहब ने जवाब दिया कि मैं समाज को एहसास दिला रहा हूँ गुलामी का, कि आज़ाद भारत में आप गुलाम हो। तो हमारे लोगों को, बहुजन समाज को गुलामी का एहसास ही नहीं है। देखिए, एक मुख्यमंत्री थे, उनका कार्यालय धुलवाया जाता है। क्यों धुलवाया जाता है? कि दूसरों की नज़रों में वो शूद्र हैं, लेकिन वो टचेबल शूद्र हैं। और जो अनुसूचित जाति है वो अनटचेबल शूद्र हैं। तो वो जो टचेबल शूद्र हैं वो अपने को सवर्ण मान बैठे। तो इस तरह उनकी तादाद ज़्यादा मालूम पड़ती है, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। और अब तो जो कांसीराम साहब ने 1585 का फार्मूला दिया था, वो तो 1090 में तब्दील हो चुका है। हाँ, ये कुछ आप अभी हम लोग की बातचीत में कह रहे थे कि अभी जो जनगणना हुई है बिहार में और तेलंगाना में, और वो 1800 में जो जनगणना हुई थी, सबकी कुछ बात कर रहे थे, वो क्या था? वो ये था कि मानवर कांसीराम साहब ने ब्रिटिश काल में जो जनगणना हुई थी जातवार 1931 में हुई थी, अब उसको 100 साल होने को आए। हुँ, तो उसमें आंकड़े थे ये 1585 के। शूद्र लोग 85 थे, और सवर्ण लोग ब्राह्मण बनिया ठाकुर 15 थे। तो वो जो स्थिति 31 में थी, अब 90 साल बाद वो स्थिति बदल के 1090 हो गई, बल्कि ये तो 10 से भी कम रह गए हैं। और जो बहुजन है वो 90 से ज़्यादा हो गया है। लेकिन ये सब सरकारिया कमाल है, तिकड़म का कमाल है, कि जो बिहार की जनगणना के आंकड़े आए उसमें 15.52 दिखाया गया सामान्य को। और अभी तेलंगाना के हाल ही में आए जो आंकड़े, उसमें 15.79 दिखा दिया गया। हुँ, अभी 2 साल बाद किसी और राज्य के आ जाएंगे तो उसमें 16% दिखा देंगे। तो आप सोचिए कि जिनकी जनगणना, कम लोगों की जनगणना, जनसंख्या घटनी चाहिए, तो उनकी बड़ी दिखा रहे हैं। जो 85% थे उनकी 84% पर पहुंचा रहे हैं। हुँ। तो ये सब तिकड़म का खेल है, सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनका खेल है, सरकारिया विभागों का खेल है। यही सब वोटों में होता है, कि चुनाव में यही होता है। अब मतलब कपिल सिब्बल जैसे लोग आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। तो लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र आज से खतरे में थोड़ा ही है। लोकतंत्र हमेशा खतरे में रहा है इस देश का। ले- लेकिन बहन जी मनवर कांसी राम साहब ने पूरे देश को झकझोर दिया। अभी आपकी हमारी ऑफलाइन बात हो रही थी तो आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में बात है, तो आपको जान के ताज्जुब होगा, जम्मू हमारे 3 राज्यों में मान्यता प्राप्त थी, हुँ, 4 राज्यों में राष्ट्रीय पार्टी बनती है। हुँ, तो जम्मू कश्मीर ही वो राज्य था जहाँ मतलब हमें मान्यता प्राप्त हुई। और उसमें भी मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ एक मस्जिद का मसला चला था, वहाँ से मतलब 4 सीटें निकली थी, हुँ। तब हमारी पार्टी को हाँ, राष्ट्रीय उसमें पार्टी मुस्लिम बनती विधायक है। थे आपके। हाँ, मुस्लिम बहुत सपोर्ट किया हुँ, था हुँ, उसमें। हुँ। और वो एक मस्जिद का बड़ा हजरत हज़रत बल तो कश्मीर में है। हाँ, तो वहाँ भी हमारी सीट निकली थी, हाँ, हजरत बल के पास हाँ, भी, हाँ। कश्मीर में है हुँ, ना। हुँ, तो घाटी में। वो जम्मू तवी घाटी में हाँ, है। हाँ। तो उसमें भी सीट 4 निकली। विधायक हाँ आपके थे, हाँ जो एक घाटी से था और 3 जो है हाँ, आपके 3 जम्मू से थे। हाँ। तो तभी हमारी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की हुँ, मानता। अच्छा, कांसीराम साहब का हमेशा शुरू सोच रहा था कि हमें अखिल भारतीय स्तर की पार्टी बनानी है। तो आज देश में अगर सही मायने में अखिल भारतीय स्तर की पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। कांग्रेस भी अखिल भारतीय स्तर की नहीं रही है, भाजपा भी अखिल भारतीय स्तर की नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का मतदाता आपको हर जगह मिल जाएगा।
एक चीज़ इसमें ये है कि जैसे जो कल था उस पे हमने चर्चा की कि काशीराम साहब ने किस तरह से इस कल को जो है स्वर्णिम बना दिया उस समाज के लिए जिसे बहुजन उन्होंने नाम दिया था। और उसी कल में आपने 4 सरकारें भी पाई उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। उसी कल में आपको मध्य प्रदेश में आपके उम्मीदवार ने सकलेचा और अर्जुन सिंह 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को एक सीट पे हरा दिया रीवा में। रीवा या सतना अगर मुझे ठीक से याद है तो। नहीं, रीवा सतना दोनों सीटें थी, तो एक में एक रानी साहिबा थी और एक में एक राजा साहब थे, दोनों को हरा दिया था। दोनों को और दोनों नहीं, नहीं को। और उसपे युवाओं ने हराया था। हाँ, और बिल्कुल युवा कोई हाँ, कुशवाहा सम हाँ, था, सुखदेव कुशवाहा। सुखदेव दाढ़ी हाँ, रखा हुआ हाँ, युवा था। चूँकि हाँ, मैं हाँ, कवर करने तब हाँ, मैं दिल्ली में वीर अर्जुन में हुआ करता था, मैं दिल्ली से गया था, हाँ, तो मैंने उसे कवर किया है। हाँ, एकदम युवा दाढ़ी रखे हुए, हाँ, तो कोई कुशवाहा सम कुशवाहा, हाँ, उसने एक ही सीट पे हाँ, अर्जुन सिंह और हाँ, सकलेचा 2 हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री हाँ, और बिल्कुल, दोनों को हरा दिया। दोनों को हरा दिया था। वो समय भी हमने देखा। हमने ये भी देखा कि उत्तर प्रदेश में आपके जो है पहली बार जो गठबंधन से आप लड़े तो 67, उससे पहले रामलहर में 11 विधायक, उससे पहले 1989 में 12 विधायक। 11 में 2000 आपके 1991 में रामलहर में सारी पार्टियों के वोट कम हो गए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का तब भी आधा प्रतिशत वोट बढ़ गया था। देखिए, बहुजन समाज पार्टी बहुजन बनाने पे काम कर रही थी, तो वोट तो बहुजन का है, सरकारें बहुजन के वोट से बनती, जिनकी भी सरकारें बनती बहुजन के वोट से बनती हैं। अगर बहुजन समझ ले कि हमारी असली पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, तो किसी की सरकारें ही नहीं बन सकती हैं। ये तो बहुजन समझ नहीं पा रहा है, या उसकी नालायकी समझ लीजिए हम, या हमारी नालायकी समझ लीजिए, हम उसे नहीं समझा पा रहे हैं। देखिए, अब जब मुख्यमंत्री जैसे लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा घर धुलवाया जाता है, और वो उनके चरणों में गिरे हुए हैं जिन्होंने घर धुलवाया है, तो फिर साधारण आदमी कैसे समझ पाएगा? ये काम बड़ा कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हो नहीं पाएगा। कांशीराम साहब आज ने का युवा जो है, जैसे आप युवा थे तो आप जो है जम्मू जा रहे हैं काशीराम साहब को इलेक्शन लड़वाने के लिए, आप चंडीगढ़ जा रहे हैं उनके कैडर कैंप में, आप आगरा में जो है एक हॉल ढूंढ रहे हैं जहाँ पे कैडर कैंप होना है। तो आपके ज़माने के आपकी एज के युवाओं ने बहुजन समाज पार्टी बना दी। आज हम देखते हैं कि चूँकि हम लोग ग्रामीण अंचल से आते हैं, 40 साल हो गए ये सब देखते हुए, बहुजन समाज पार्टी को भी बड़ी करीब से देख रहे हैं। आज हमें कहीं पे भी नहीं मिलता है कि झंडा लगा हो। उस ज़माने में झंडा तो छुपा के झोले में जब ले जाना पड़ता था, तब भी हमको लोग मिल जाते थे जो जान पहचान के थे। कहाँ भैया मीटिंग में जा रहे हैं, धीरे से कहते थे और अपना जाके गाँव में काम कर लेते थे। आज वो मूवमेंट रुक सा क्यों गया? उसकी वजह क्या है? देखिए, ऐसा है सब्र कि नहीं है लोगों में, हाँ, या आज के युवाओं को लगता है कि हमको टचेबिलिटी ख़त्म हो गई है, इसलिए उनको लगता है सब तो हमारे साथ बराबर का व्यवहार है, स्कूल भी एक है, खाना भी एक है, पीना भी एक है, होटल भी एक है। कुछ मतलब क्या कारण क्या है इसका? देखिए, कारण ये है कि एक तो जब से, देखिए, आंदोलन होता है, इसमें आंदोलन में जो राजनीति होती है वो उत्प्रेरक का काम करती है, तो आंदोलन धीरे धीरे चलता है और राजनीति से हम बहुत तेजी से उछाल लेते हैं। तो लोगों को सब्र नहीं है, जब से राजनीति आई है तो आदमी जल्दी चाहता है, लेकिन मतलब आंदोलन धीरे धीरे, अच्छा, और तो दूसरी चीज, आंदोलन नहीं करना चाहता है, मतलब बहुजन समाज नहीं नहीं, करना आंदोलन तो चाहता। करना चाहता हूँ, जिंदाबाद मुर्दाबाद वाला करना चाहता है। जिंदाबाद मुर्दाबाद से काम नहीं चलेगा। हम्म, उसको बातें, बारीकियां समझानी पड़ेंगी। हम्म, बारीकियां ये समझानी पड़ेंगी, जैसे मैंने आपको बताया कि जनगणना हो रही है, उसे मालूम ही नहीं है कि कब जनगणना हुई, क्या हुई, बिहार की जनगणना का क्या नतीजा था, और ये तेलंगाना की जनगणना का क्या नतीजा था, उसे पहले अध्ययन करना पड़ेगा। तो बाबा साहब के साथ में भी जनगणना हुई थी, तो मैंने आपको बताया बाल गंगाधर तिलक ने सन 1918 में आरक्षण मांगा था, तो उनकी बदौलत कुछ मतलब हिंदू लोग नौकरियों में आ गए। तो उन्होंने चमत्कार दिखाया उस टाइम। बाबा साहब ने अपनी किताबों में लिखा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी और अनुसूचित जात के लोगों की जनगणना हुई। तो जनगणना हुई तो सबकी जनगणना में बढ़ गए और अनुसूचित जात को हटा दिया 10 साल में। तो वही तिकड़म आज भी चल रही है कि जो 15% थे वो बढ़ रहे हैं, तो 85% घट रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये सब तिकड़म का खेल है, और लोगों को पढ़ना चाहिए, और जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, और जब हम पढ़ेंगे तो हम काम करेंगे। तो आजकल लोग इस नई टेक्नोलॉजी के गुलाम हो गए हैं, और वो मतलब आप जैसे वीडियो बना लें 15 20 25 मिनट का, उसे भी नहीं देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे और छोड़ देंगे। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और जब आप पढ़ेंगे तब आप समाज को पढ़ा पाएंगे। जैसे आपने बहुजन संगठक अपने पिताजी के बैग से निकाल के पढ़ा और आज तक आप उसी संगठन में लगे हुए हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था। पढ़ा तो था। आपका संदेश ये है युवाओं को कि मतलब ट्विटर और फेसबुक पे लिखिए ज़रूर, हाँ, लेकिन पढ़िए भी। पढ़िए भी। क्यों? अच्छा,
और पढ़ने में क्या होता है, मैंने आपको बताया, कल ही मैं पढ़ रहा था, एक दारापुरी जी हैं, अधिकारी रहे हैं, रिटायर हो गए हैं, तो वो बड़े पैमाने पर गुमराह कर रहे हैं। तो और भी तमाम प्रोफेसर हैं, वो बड़े पैमाने पर गुमराह कर रहे हैं। तो चकाचौंध में यूट्यूबर्स के और इसमें आ जाते हैं, और वो मतलब क्यों कहीं से धरना सेठों से पैसा पाते हैं, और पैसा पाके हमारी बहुजन समाज पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। कुछ कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय दर्जा जा रहा है, राष्ट्रीय दर्जा वर्जा कहीं नहीं जा रहा है। नहीं नहीं, राष्ट्रीय दर्जे पे तो खतरे के बादल हैं। नहीं, खतरे के बादल तो हैं, इसमें कोई दो भाई राय नहीं आपके है। पास 4 राज्य बचते हैं अब जहाँ चुनाव होना है। हाँ। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और उत्तराखंड। 4 राज्य में चुनाव होना है। इससे पहले जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं 1%, 1.5%, साढ़े 2.5% ये आपका वोट मार्जिन है। तो अगर इन चारों राज्यों में आप 6% से ऊपर नहीं जाते हैं तो खतरे के बादल तो हैं। अब आप 6% की कहानी सुन लीजिए। पहले ये 4% हुआ करता था, जो आज 6% कर हाँ, अब दिया 6 गया, किया गया। वो पहले 4% था। 6% क्यों किया गया? कि बहुजन समाज पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी बनने लगी। तो हमारे ऊपर तो हमेशा खतरे की तलवार लटकी रहती है, और इन्हीं परिस्थितियों में हमें आगे बढ़ना है। तो युवाओं की नैतिक जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बनती है कि बहुजन समाज बनाए। और दूसरी, कैसे बनाए? फेसबुक और ट्विटर से? नहीं, फेसबुक ट्विटर से नहीं बनेगा, मेहनत करके बनेगा। और फेसबुक ट्विटर से क्या है, हम जो मतलब गोपनीय बातें होती हैं वो हमारी ओपन हो जाती हैं। दुश्मन हमसे ज़्यादा समझदार है, वो समझ जाता है हमारी नहीं बात नहीं, को किस फेसबुक तरह ट्विटर बोलना की है। एक चीज़ और मैंने महसूस की है कि जैसे मिसाल के तौर पे आप जो हैं कुर्मी बिरादरी के हैं और आप बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ लिख रहे हैं, मिसाल दी मैंने, और वो ट्विटर पे आके कुर्मी बिरादरी के आदमी को कहते कहते फिर कुर्मी बिरादरी पे और ऊपर चला जाएगा, फिर सोनेलाल पटेल को कहेगा, फिर प्रिया पटेल को कहेगा, फिर जवाब देते देते वो पूरी कुर्मी बिरादरी को बाद में कह देगा सब गद्दार है। तो जो आपके साथ आना चाहता है वो भी नाराज़ होता है। तो मेरे ख्याल से ये बैलेंस कम से कम इतना तो है कि सोशल मीडिया पे आपके लिखे हुए हर शब्द को बहुत नाप तोल के लिखना चाहिए। हाँ, सोशल मीडिया में बहुत नाप तोल के लिखा है। देखिए, कांसीराम साहब दक्षिण भारत से 4-5 महापुरुषों को लाए थे, लेकिन उनकी चाहत थी कि इस तरह के करीब 100 महापुरुष पूरे देश में खोजे जा सकते हैं, जिनसे हम अपना आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। उसके बाद हम कितने खोज पाए? ललन सिंह यादव को हम बढ़ा नहीं पाए, हुँ। ठीक है। रामस्वरूप वर्मा? हाँ, अच्युतानंद को हम बढ़ा नहीं पाए, हुँ, रामस्वरूप वर्मा को हम बढ़ा नहीं पाए, जो उत्तर प्रदेश में हमारे हुँ, महापुरुष हैं। हुँ। जब हम इनको बढ़ाएंगे, माता दीन मंगी? हाँ, माता दीन भंगी, तो मतलब इन जब हम पढ़ेंगे तब इनको बढ़ा पाएंगे। हम इनको पढ़ ही नहीं रहे, जान ही नहीं रहे हैं, तो बढ़ा कैसे पाएंगे? अगर मतलब ललन सिंह यादव को हम बढ़ा दें, तो यादव बिरादरी पूरी बहुजन बन जाएगी ललन सिंह यादव को पढ़ के, और वो हिंदू धर्म से नाती तोड़ लेगी। लेकिन हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं। नहीं तो तो एक वक़्त में तो काशीराम के ज़माने में मैंने देखा है कि मुझे जहाँ तक मुझे नाम याद आ रहा है अगर मैं सही हूँ, उनका नाम था राम कौन यादव जो बहुजन गीत गाया करते थे और वो थे राम, कुछ राम हाँ, यादव और हाँ, वो उनको एमएलसी बनाया था पहली सरकार उनको ने एमएलसी बनाया था, 2 एमएलसी बनाए और थे। उन्होंने ये काशीनाथ यादव, काशीनाथ और वो कहते थे काशीनाथ जैसा गवैया एमएलसी बन गया। हाँ, ये मैंने उनका किसी लखनऊ में किसी रैली को मैं कवर कर रहा था काशीराम जी की, तो उस रैली में मैंने देखा था ये। हाँ, वो मतलब काशीनाथ यादव थे, और एक रामनाथ यादव थे, हुँ, मैनपुरी के रामनाथ यादव थे, हाँ, और आज़मगढ़ के आजमगढ़ के काशीनाथ काशीनाथ यादव थे। तो अगर दोनों की और पहले बहुजन समाज पार्टी के 2 एमपी जो यूपी से हुए थे तो एक यादव था, हाँ, रामकृष्ण यादव, रामकृष्ण यादव थे वो, रामकृष्ण यादव और मायावती और रामकृष्ण यादव। रामकृष्ण यादव थे, और वहाँ से लाखा जी हुए थे, हाँ, वो पंजाब से पंजाब लाखा से थे। तो दूसरे। मेरा कहने का मकसद ये है कि मतलब अगर आप अपने साथ जोड़ नहीं सकते हैं, तो अपने से भगाने वाला भी अधिकार आपको नहीं है कि आप ट्विटर और फेसबुक पे ऐसा कुछ लिख दें कि आदमी भाग जाए आपको छोड़ के। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, भगाने का अधिकार नहीं है। और मतलब हमें मतलब सकारात्मक तौर पर बात रखनी पड़ेगी, और ये सकारात्मक कैसे, लोगों को एहसास दिलाना पड़ेगा कि आपके मुख्यमंत्री का आवाज़ धोया जा रहा है, और आप समझ नहीं, आपका मुख्यमंत्री उन्हीं के चरणों में लौट रहा है। हुँ, फिर बताना पड़ेगा ना हुँ, समाज को। हुँ। जब समाज को बताना पड़ेगा, तो समाज एहसास करेगा कि मतलब हम तो गुलाम है। अभी तो वो सोच रहे हैं कि हम तो, देखिए, 4 दफ़े उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आज तक कोई नहीं बना है, और बहन जी ने इतनी बड़ी लाइन खींच दी है कि आने वाली सदियों तक नहीं बन पाएगा। मुख्यमंत्री बनना कोई आसान मगर काम सिर्फ़ नहीं है। 4 बार मुख्यमंत्री नहीं बनी, उन 4 बार में जो उनके कार्य हैं, ऐतिहासिक कार्य के रूप में याद किए जाते हैं। कार्य तो सम्राट अशोक के बाद बहन जी ने किए हैं, हुँ, याद किए जाते हैं। याद किए जाएंगे। उनका विपक्षी, उनका तो विरोधी भी अगर हमारे हम साथ बैठता मतलब है
उनको भुना नहीं पा रहे हैं, उनको उनको प्रचारित नहीं कर पा रहे हैं कि बहन जी ने मतलब सम्राट अशोक के बाद इतिहास रच ये दिया। काम किसका है, किसकी जिम्मेदारी है? यह युवाओं की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। तो और मतलब हमें करना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी है हमारी। हम किसी में कोई एहसान नहीं कर क्या रहे ये हैं। माना जाए सब लड़के बहुत जल्दी में हैं? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, जल्दी में है। अभी पिछले हफ्ते 3 लड़के, एक ग्वालियर से, एक राजस्थान से और एक और मध्य प्रदेश से आए। तो मैंने देखा, उन्हें काफ़ी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो मतलब वो ट्विटर, फेसबुक और इसी की जल्दी में है, ये तुरंत फुरत की में। लेकिन वो मतलब बात को समझना नहीं चाहते हैं। मैं एक बात कहता हूँ, पता नहीं आप इससे सहमत होंगे नहीं होंगे। मैं एक बात कहता हूँ, आज का युवा, वो किसी भी समाज का हो, उसमें बहुजन युवा ज़्यादा, उसको ज़्यादा मैं कहता हूँ। वो अगर ट्विटर और फेसबुक पे लाख 50,000 अगर वो फॉलोवर और सब्सक्राइबर पा जाता है, तो उसको लगता है मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम पास कर लिया, अब पूरा प्रदेश मेरा है। जी, देखिए एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ। दिलचस्प बात यह है कि मैं कल कोई यूट्यूब पे सुन रहा था, जो मैं मतलब दसियों साल से कह रहा हूँ। ये टीवी वाले, फिल्म वाले, और देखिए ये सामने पड़ा हिंदुस्तान अखबार। हम्म। बाबा साहब ने हिंदुस्तान स्वीकार नहीं किया था कि हम अपने देश का नाम हाँ, हिंदुस्तान, भारत है। हम भारत है हमारे देश का। जब हमारे देश का नाम भारत है, तो राहुल गांधी यात्रा निकालते हैं, भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन जब मुंह खोलते हैं तो तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान निकलता, कहते हैं। उनके मुंह से भारत नहीं निकल पाता है। तो निकलता नहीं, ये सोची समझी रणनीति है। वो सबको हिंदू बनाना चाहते हैं। मतलब दोनों की पीछे एक है। हाँ, दोनों की पीछे एक है। लेकिन हम अपने समाज को नहीं समझा पा रहे हैं कि ये हिंदुस्तान जो शब्द है गैर संवैधानिक है, संविधान में कोई जगह नहीं है। अब हम अपने समाज को नहीं समझ पा रहे हैं, जो हमारे नेता वो समझ गए हैं। चंद्रशेखर की रैलियों हमने खूब हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोल, लेकिन कल मतलब एक पत्रकार को वो कह रहे थे कि उन्होंने हिंदुस्तान बोल दिया, तो कहने लगे कि हिंदुस्तान तो कोई देश है नहीं है। तो मैंने सोचा चलो कहीं तक तो हमारी बात पहुंच मैंने सकती है। एक दो डिबेट में एक बात कही कि अगर चंद्रशेखर को आप मानते हैं कि ये बहुजन मूवमेंट को चला लेंगे, तो मैंने एक ऐसे ही कहा, कई चैनल्स पे कही मैंने ये बात कि एक सांस में 10 महापुरुषों के नाम नहीं बता सकते हो। नहीं बता सकते हैं। और इस पे लेके मुझे उनके लोगों ने बहुत ट्रोल किया। तो मैंने फिर कहा कि मतलब मुझे फ़ोन पे कॉल करवा दीजिए, हाँ, वीडियो कॉल पे, और वीडियो कॉल पे एक सांस में 10 महापुरुषों के नाम बता दें। नहीं बता। शुरुआत किससे होनी है हाँ, और ख़त्म किस में होना है। बिल्कुल। तो मैंने बताया ना आपको कि कांशीराम साहब चाहते थे कि हम देश में 100 महापुरुषों को खोज के अपनी मूवमेंट को बलशाली बना सकते हैं। तो आप देख लीजिए, कांशीराम 6 में चले गए हमारे बीच से, आज 25 से 19 साल हो गए। कितने हम बढ़ा सके उसको। पुराने महापुरुषों के नाम भुला ज़रूर रहे हैं। अब भुला जरूर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए। तो हमें अपने महापुरुषों को आगे करके अपनी मूवमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। और उनको बढ़ाने के लिए हमें पहले उन्हें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। तो हमारी बात। तो मतलब आपको मैं एक आखिरी बात सवाल ये कर लूँ कि बहुजन समाज जो बना था, काशीराम ने जो बनाया था, और वो बहुजन समाज पार्टी के रूप में आज देश में मौजूद है, तो बहुजन समाज जो है वो जाटो समाज बनता चला जा रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं बनता चला जा रहा है। ये मतलब मीडिया बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अब मीडिया पहले दलित, अब जाटव, चमार, इस तरह का ये मीडिया का प्रयास है, बनता नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर बनता जाता, पूरे देश में बात फैल चुकी है। ये संकुचित जो कर रहा है मीडिया कर रहा है। ऐसा नहीं है जो हम आप बता रहे, 3 लड़के आए थे, 3 विभिन्न जातियों के लड़के थे वो, अच्छा। जाटव समाज के नहीं थे। हम्म। और वो मतलब उन्होंने बात सुनी, लेकिन जितनी गंभीरता से सुननी चाहिए वो नहीं सुनी। हमने कहा कि आप अपने महापुरुष खोजिए, और हर क्षेत्र में महापुरुष मिल जाएंगे। और जिम्मेदारी हमारी है कि हम मतलब उनको कैसे स्थापित कर पाते हैं। अगर मतलब ये ललई सिंह यादव को हम स्थापित कर लें, तो पूरा यादव भोजन भोजन बन जाएगा। मानव कांसीराम साहब ने, देखिए आपको, मुलायम सिंह जी हमारे गृह जनपद के हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ बड़ी दिलचस्प बात। 3 मार्च को मैं मैनपुरी से लेके आ रहा था। कांसीराम साहब ने कहा कि मुझे दवा खानी है, कहीं गाड़ी रुकवा लेना। तो मैंने एक जगह गाड़ी रुकवा ली। 4-5 किलोमीटर चलने के बाद मैंने थर्मस से उन्हें पानी दिया, उन्होंने दवा खाई। फिर मैंने उन्हें बताया, जानबूझ के मैंने वहाँ गाड़ी रुकवाई थी। हमने कहा साहब, करेल में जिन लोगों ने हमारा स्वागत किया था वो इस गांव के थे, नगला सुमान के, ये सामने जो गांव है। और ये इसके अपोजिट में जो गांव दिख रहा है, ये सहपई गांव है। यहाँ के मुलायम सिंह जी हैं। अच्छा, मुलायम मुलायम यहाँ का रहने वाला है? पंजाबी टोन बोले। हमने कहा हाँ। तो उसके ठीक 9 महीने बाद मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो बसपा के जो उसी टाइम एमएलए होते हैं बसपा के, तो कांसीराम साहब ने कह दिया था कि मुलायम सिंह का आपको हमेशा समर्थन कर रहा है।
तो क्योंकि मुलायम सिंह मनवाद के रास्ते में रोड़ा है, तो आपको समर्थन करना, जिस दिन ये ढेला साबित होंगे तो समर्थन हमारा वापस हो जाएगा। लेकिन मुलायम सिंह को पूरा समर्थन किया हमेशा, 1.5 साल तक उनकी सरकार चली। उसके बाद ये हुआ कि मुलायम सिंह जी मानवर कांशीराम साहब से कभी सुब्रमण्यम स्वामी को लेके, कभी चंद्रशेखर को लेके, कभी चंद्रा स्वामी को लेके मिलने लगे, और ये लोग कहने लगे कि वो आप मुलायम सिंह जी को अपने साथ कर लीजिए। तो एक दिन कांशीराम साहब ने मुलायम सिंह जी से कहा कि तुम कभी चंद्रा स्वामी को लुआ लाते हो, कभी सुब्रमण्यम को स्वामी को लुआ लाते हो, और कभी इनको लुआ लाते हो क्या चंद्रशेखर को, तो ये ब्राह्मण बनिया ठाकुर को लिए फिरते हो, और ब्राह्मण बनिया ठाकुर से मुझे गुरेज है, तो क्या तुम इनके हमेशा पिछलग्गू बने रहोगे? अगर तुम इनके पिछलग्गू रहोगे तो हमारा तुम्हारा समझौता कभी नहीं हो सकता है। आप पहले नेता बनिए, उसके